स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ये हमारे पास जो पूरा चैप्टर है हम आज इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं कौन से हैं, जो हमारे मेन कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के, उसमें हमने पढ़ना है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स हैं, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास उसकी केमिस्ट्री है, बहुत सारी कंपाउंड्स की जो ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स हैं, और एंड हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। हमको ये मालूम है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हम उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम को बहुत सारे एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करते हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो उस पूरे उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये कैटायनिक भी होते हैं और एनायनिक भी होते हैं। तो इसकी बहुत सारी हमारे पास वैरायटी है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें पॉइंट है, कैन एनी मेटल फॉर्म एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमने जहाँ पे टाइप्स मैंने आपको बताई है कि न्यूट्रल हो सकते हैं, कैटायनिक या एनायनिक, मुख्तलिफ इसकी रेंज है। तो क्या कोई भी मेटल किसी तरह का कॉम्प्लेक्स बना सकता है? द आंसर इज नो। यहाँ पे स्पेसिफिक रूल्स हैं, स्पेसिफिक रेगुलेशन हैं, उस लिहाज से ये अपना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इसके ऊपर ये नीचे, बल्कि मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय, क्योंकि किसी भी मेटल का जो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है या उसकी कंपोजिशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ऑन मेटल आइन। जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है या फिर आइन है, अगर न्यूट्रल है तो एटम बोलेंगे, अगर चार्ज है तो फिर हम उसको आइन बोलेंगे। तो उसके ऊपर ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेंट्रल मेटल है उसके पास अगर 2 डी ऑर्बिटल्स हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक ऐसे है 3 पी है, जो उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लेट्स सपोज हमारे पास 2 अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, D2sp3। तो इससे हमारे पास टोटल 6 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इस तरह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, या उसके पास जो लिगेंड्स अटैच होंगे उसके पास 6 हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारे पास। तो उसकी तरह ज्योमेट्री भी अलग हो जाएगी और कंपोजिशन भी डिपेंड कर रही है उस पर। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रल मेटल आइंस आर इन लो पॉजिटिव, जीरो और इवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों होते हैं? बिकॉज the ligands here are soft ligands. They are acting as Lewis bases and they can easily stabilize the positive, low positive or zero oxidation states or even negative oxidation states. The answer is because they have empty pi orbitals where they can accommodate the extra electron density of central metal atom. Next हमारे पास पाई एसिडिटी और पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी, जो हमारा मेन टॉपिक का जिस पे हमने फोकस करना है। The ability of ligands to accept electron density into low-lying empty pi orbitals is called pi acidity और pi acceptor capacity। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कार्बोनल है CO, नाइट्रोस NO पॉजिटिव आइन है, फिर इस तरह CN नेगेटिव आइन है। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं या मुख्तलिफ लिगेंड्स हैं जो कि पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी क्या है ये मैं अभी ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे मैं इसको डिटेल में साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो हमें एक चीज़ मालूम है कि लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, तब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। लेकिन अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, एक उसके पास अपने चार्जेस हैं, अपने इलेक्ट्रॉन है, उसके पास दूसरा इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स सराउंडिंग लिगेंड्स उसको दे रहे होते हैं, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक डोनेट करता है इन लिगेंड्स को। तो ऐसे लिगेंड्स जो मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस ले लेते हैं और कुछ अपने ऊपर डीलोकलाइज कर लेते हैं। इस तरह पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो जाती है, जो कि मॉलिक्यूल को क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसकी डिटेल देखते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ पे देखिए हमारा, क्योंकि मेन टॉपिक जो कंटेंट्स में वो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कार्बोनल है,
तो हम सिर्फ कार्बोनिल की स्टडी करते हैं, कार्बोनिल एज पाई एसिड। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप ये न्यूट्रल है, ये कैटाइनिक लिगेंड है और ये एनाइनिक लिगेंड है। तो जो चार्ज है वो भी इफेक्ट करता है पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी को। अगर किसी भी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, हमारे पास यहाँ पे देखिए NO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, तो इसलिए इसकी पाई एसिडिटी या पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे टर्म है एसिडिटी। एसिडिटी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है हम उसको एसिड बोलते हैं, और वो चीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है हम उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसलिए इसको हम टर्म यूज कर रहे हैं एसिडिटी, और पाई इसलिए साथ कह रहे हैं, ये हम डिटेल में आगे बताते हैं कि पाई इसको क्यों कह रहे हैं। नेक्स्ट हम सिर्फ कार्बोनिल की स्टडी करेंगे क्योंकि हमारे कंटेंट्स का यही हिस्सा है। तो कार्बोनिल का यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर बना हुआ है, 3 इसके बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर है और एक लोन पेयर कार्बन के ऊपर है। अब ये जिसका तीसरा बॉन्ड है ना, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। जो ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है उसने लोन पेयर यूज करके इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनाया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन के पास कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ पे मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे अपना यूज कर लिया बॉन्डिंग में, और एक इस तरह इसने यहाँ पे यूज किया बॉन्डिंग पेयरिंग में। तो यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट है। यहाँ पे आप एक चीज देखें, अगरचे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज है। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। तो यहाँ पे जब भी किसी मेटल के साथ एक नया बॉन्ड बनेगा तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा उस मेटल एटम के साथ, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहाँ पे हमारे पास कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे देखें ये तो s ऑर्बिटल है जिनका वैलेंस वो तो दोनों फिल है NS, और यहाँ भी इसका भी ऐसा आपस में ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में फिल हो गए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के p में 2 होते हैं और ऑक्सीजन के हमारे पास 4 होते हैं। तो टोटल 6 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम फिलिंग करते हैं पता है पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद आयर में, फिर आयर में। तो 6 ऑर्बिटल्स यहाँ पे फिल हो जाते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या हैं? एम्प्टी हैं। अब क्योंकि ये हमारे पास हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और ये हमारे पास लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पे देखें इस लिगेंड के पास या इस तरह के अगर कोई भी और लिगेंड होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये लोन पेयर हैं जो ये डोनेट कर सकते हैं कार्बोनिल के ऊपर। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें ये तो हमारे पास वो लोन पेयर हैं जो डोनेट कर सकते हैं। और ये देखें अब हमारे पास एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या टर्म यूज कर रहे थे? पाई एसिडिटी। और नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसकी सिमेट्री है। अब ये क्योंकि हम एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार की बात कर रहे हैं ना, तो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में हमारे पास ये इसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं मॉलिक्यूलर, और ये कार्बन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेंट्रल मेटल के जो भी D2sp3 है जिस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट वहां पे कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव लोब से बॉन्ड बना रहे हैं और ये नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जो यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड टाइप एक बन रहा है। अगरचे ये मुकम्मल पाई बॉन्ड नहीं है लेकिन फिर भी इसको ये क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर दे रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली ये भी लिख सकते हैं ये डबल बॉन्ड है। तो साथ हम इसके लिए क्या लिखेंगे? अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब ये मुकम्मल ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहा। जो ये हमारे पास M और कार्बन दरमियान बॉन्ड था पहले सिंगल था, लेकिन अब इस पाई एक्सेप्टिंग पाई एसिडिटी की वजह से इसके पास डबल कैरेक्टर आ गए, और ये हमारे पास क्या है? कार्बन, और इसके पास भी टोटल इसका बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि टोटल ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। और इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? ये इसके क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एक ये है जिसमें सिंगल बॉन्ड है और 7 ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसके बाद यहाँ पे हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस भी दे सकते हैं। जो इसकी सी कार्बन ऑक्सीजन की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी जब ये इंडिविजुअल फॉर्म में था, अब जब ये टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास जब शेप
और जब ये हमारे पास रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो इसकी मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज होंगी जो हमें बताएंगी कि इसका ट्रिपल बॉन्ड कब है या डबल बॉन्ड कैरेक्टर जिससे हमें मालूम हो सकता है। ये नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कार्बोनल्स। इससे पहले तक था हमारा पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट अब है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कार्बोनल। तो ट्रांजिशन मेटल कार्बोनल्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ which are found by the combination of carbonyl ligands with transition metals. Next, binary carbonyls are the simplest one. हमारे पास इसकी मुख्तलिफ वैरायटी हो सकती है, रेंज हो सकती है, जिसमें सिर्फ कार्बोनल ग्रुप एज लिगेंड होंगे या फिर ये मिक्स्ड होंगे। कार्बोनल लिगेंड्स भी होंगे लेकिन साथ कुछ और लिगेंड्स भी हो सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट क्लास हमारे पास बाइनरी कार्बोनल कि सिर्फ एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और साथ हमारे लिगेंड्स होंगे सिर्फ कार्बोनल के। तो नेक्स्ट है मेटल्स दैट फॉर्म स्टेबल कार्बोनल कॉम्प्लेक्सेस आर। ये हमारे पास जो डी ब्लॉक की 3 सीरीज होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सीरीज। फर्स्ट सीरीज में वैनेडियम से निकल तक, नेक्स्ट सीरीज में मोलिब्डेनम से रोडियम तक और थर्ड में टंगस्टन से लेकर इरिडियम तक। ये जो है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनके पास एक या एक से ज्यादा एम्प्टी या पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हमें एम्प्टी या पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि जो सराउंडिंग लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेंगे तो उनको अकोमोडेट करने के लिए हमें या एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स चाहिए या फिर पार्शली फिल्ड चाहिए। दे कंटेन इलेक्ट्रॉन्स फॉर बैक डोनेशन। अब इनके ऊपर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कि जब बैक डोनेशन हमने अभी जो पीछे पढ़ी है वो जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन वो बैक डोनेट कर रहा था। तो जीरो और लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चीज मैं बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टार्ट में लेक्चर के, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और इनके पास वो ये बैक डोनेशन की वजह से भी कम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करते हैं। तो इसलिए जीरो या लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की और ये उसको स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन, हमारे पास 3 टाइप्स हो सकती है, मोनोन्यूक्लियर, बाइन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनल। मोनोन्यूक्लियर नाम से जाहिर है कि इसमें सिर्फ एक सेंट्रल मेटल एटम होगा जिसके इर्द गिर्द लिगेंड्स अटैच होंगे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास 2 मेटल एटम्स होंगे और लास्ट में पॉलीन्यूक्लियर में हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनल्स होंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड है, सिर्फ एक सेंट्रल मेटल एटम है। नेक्स्ट डाई न्यूक्लियर कंपाउंड है या बाई न्यूक्लियर, इसमें हमारे पास 2 सेंट्रल मेटल एटम्स मौजूद हैं। और लास्ट में हमारे पास ये देखें 2, 3, 4 और एंड पे 6 इस तरह 5-6 मुख्तलिफ एटम्स मौजूद हैं। यहाँ तक बेटा था हमारा आज का लेक्चर जो इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम इससे आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कार्बोनल्स।